Hello friends, this is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti मैम। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। क्लियर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 2020 वाला पीआरटी का सीडीपी सेक्शन। ठीक है। तो आज जो है हमारे 4 ईयर के जो है प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। 2023 वाला कंप्लीट है, 2022 वाला भी कंप्लीट है और 2021 वाला भी कंप्लीट है। आज हमारा 2020 वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसका सीडीपी सेक्शन जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका एग्जाम क्लियर करने में। ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। ठीक है। विद कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा और फॉर श्योर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। क्लियर। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो उस अधिगम को क्या कहते हैं? ठीक है। तो वो किस तरह का स्थानांतरण होता है, किस तरह का ट्रांसफर होता है? क्लियर। तो देखिए, बाधा उत्पन्न कर रहा है ना, क्लियर बता रहा है आपको कि बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो वो आपका नेगेटिव ट्रांसफर होता है, आपका नकारात्मक स्थानांतरण होता है। क्लियर। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अगर बात करें, इंडिया में जो आपका स्टीयरिंग साइड है वो आपका डिफरेंट है। ठीक है। और मुझे वो कंट्री याद नहीं आ रही है, आई थिंक अमेरिका है या पता नहीं ऑस्ट्रेलिया है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रही। बट एक कंट्री ऐसी है जिसमें हमारे स्टीयरिंग से अपोजिट साइड उनका स्टीयरिंग होता है। तो जो बंदा रेगुलर जो इंडिया में जो गाड़ी चला रहा है उसे उस देश में गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम आएगी। क्लियर। तो वहाँ पे वो ट्रांसफ़र कैसा है, वो नेगेटिव ट्रांसफ़र है। उसने गाड़ी चलानी सीख तो रखी है बट वहाँ पे वो उसको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगी। क्लियर। तो ये एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। आई आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? तो जो फ्राइड का आपका साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है उसकी जो है स्टेज बताने आपको कौन सी नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको एक निमोनिक बताया था, ओए फिलिप्स नहीं, एलजी ला। ठीक है। ओ से आपकी ओरल है, ए से आपकी एनल है, पी से आपकी फिलिप्स है और फेलिका सॉरी, एल से आपकी लेटेंसी है और जी से आपकी जेनिशियल है। ठीक है। तो ये पांचों स्टेज मैंने आपको एक निमोनिक से बता दी है, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो कौन सी नहीं है, तो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज ये आपकी फ्राइड की नहीं है। ये आपकी किसकी है, याद आया होगा आपको, ये प्याजे की है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट इज मोस्ट इफेक्टिव? कौन सा री इन्फोर्समेंट आपका मोस्ट इफेक्टिव है? तो देखिए, अगर आप बात करें कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट, मतलब आप लगातार रीइंफोर्स करते ही रहें बच्चे को। अगर आप लगातार करते रहेंगे तो बच्चे में उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये तो इफेक्टिव नहीं है। अगर बात करें फिक्स्ड, तो चाहे वो इंटरवल हो या फिर आपका रेशो हो, दोनों ही फिक्स्ड अगर बात करें तो नेगेटिव होते हैं। बच्चे को पता है कि हाँ इतने टाइम के बाद मिलना ही है। ठीक है। जब फिक्स है तो वो भी आपका सही नहीं है। तो आपका सही यहाँ पे कौन सा होगा, वेरिएबल। ठीक है। तो जो आपका वेरिएबल रेशो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, मोस्ट इफेक्टिव होगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, और देखिए जो रेगुलर मेरे साथ वीडियोस में बने रहे हैं वो बिल्कुल बहुत इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। रिपीटेड नहीं है तो कहीं पे कुछ कर दिया, कहीं पे कुछ कर दिया। जैसे कल चांद हंस रहा था, यहाँ पे मछली उड़ नहीं सकती। ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन को ऑप्शन घुमा घुमा कर ही वही पूछे जा रहे हैं बेसिकली। तो यदि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए कह रही हूँ सारी वीडियोस को ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते, तो इसका निहितार्थ है, क्या निहितार्थ है इसका, कि उपयुक्त पुनर्बलन की कमी है उसमें, या फिर अनुभव की कमी है कि भाई उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर
जीओ में मतलब सुस्ती है, मतलब वो बहुत लेजी हैं कि हाँ हम तो ऐसा कर नहीं सकते, या फिर अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका यही है, द इफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल लिमिट्स ऑन लर्निंग। ठीक है, सभी जितने भी जीव हैं सभी पे बायोलॉजिकल आपका लिमिट्स होती हैं। ठीक है, जैसे अब इंसानों को ही लगा लीजिए, इंसान जो है, इंसान भी तो नहीं उड़ सकते हैं, उनकी भी अपनी कोई लिमिट है। तो सभी जीवों की अपनी एक लिमिट होती है। क्लियर? तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा है? फोर्थ है। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ शेपिंग हैज बीन गिवन बाय। फैक्चुअल है। तो जो शेपिंग कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? वो आपका स्किनर से रिलेटेड है। क्लियर? इसे आप लर्न कर लें, और जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उन्हें बिल्कुल पता होगा। नेक्स्ट है आपको अगेन इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन, क्योंकि इसे भी हम प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका शेल्डन का आपको बताना है कौन सा टाइप पर्सनैलिटी का उसके द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो देखिए शेल्डन ने बात की थी एंडोमॉर्फिक, बिल्कुल की थी। एंडोमॉर्फिक कौन सा था आपका? 711, राइट। मीजोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक कौन सा था? 7 बीच में आ गया था। ठीक है, 171। और एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक आपका कौन सा था? 7 लास्ट में चला गया था, 117। क्लियर? तो ये हमने डिस्कस किया है पहले और बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन सा नहीं है? तो एस्थोमॉर्फी, ऐसा कोई भी टाइप उसने नहीं दिया है। तो राइट आंसर आपका फोर्थ होगा, क्योंकि पूछा यहाँ पे नहीं था। क्लियर? इन्हें भी आप नोट कर लें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका टीजीटी लेवल पे बना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? तो साइको एनालिटिकल मेथड आपको बताना है पर्सनालिटी का, कौन सा यहाँ पे नहीं है। तो देखिए, जो आपका अगर हम बात करें फ्री एसोसिएशन, वर्ड एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, ये सारे ही आपके जो है साइको एनालिटिकल मेथड हैं पर्सनालिटी के। बट इंटरव्यू आपका एक प्रोजेक्टिव मेथड, सॉरी, अगर हम बात करें आपका, ये आपका क्या कहते हैं उसको, राइट, प्रोजेक्टिव मेथड है आपका ये आपका साइको एनालिटिकल मेथड नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, प्रोजेक्टिव नहीं है, ये आपका सब्जेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव हम किसे कहते हैं? जब हम अ, व्यक्तिगत रूप से किसी से जब हम कांटेक्ट करते हैं, अगर हम बात करें उसका, हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसे, ठीक है, टेस्ट ले रहे हैं उसका, तो वो इंटरव्यू में होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव कहते हैं। क्लियर? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सेकंड होगा। एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं पर ध्यान नहीं देता है। क्लियर? तो देखिए उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपसे बता रहा है कि एक ही पहलू को देखता है, बाकी को नहीं देखता है। तो मतलब सेंट्रेशन है, एक ही बिंदु पर उसका ध्यान केंद्रित है, बाकी पर नहीं है। क्लियर? तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्या है? केंद्रीकरण है। जैसे आपका बीकर वाला एग्जाम्पल था ना, कि जो पानी है वो चाहे आप चौड़े वाले बर्तन में डालें या लंबे वाले बर्तन में डालें, ठीक है? तो बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से कि पानी, ये बर्तन जो है पतला है या लंबा है, उस बात से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका ध्यान केंद्रित है बिल्कुल एक ही जगह पर, कि ये पानी इसमें ज़्यादा दिख रहा है और इसमें कम दिख रहा है। मतलब ये चौड़ा बर्तन है तो इसमें पानी उससे कम दिखेगा, और ये लंबा बर्तन है तो उसमें पानी उसमें ज़्यादा दिखेगा। तो उसे तो बस उस मात्रा से मतलब है, उस वहाँ पे वो केंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रेशन, जब बच्चा दूसरे पहलुओं को नहीं समझ पाता है। अगेन यहाँ पे ऑप्शन सेम है, बट क्वेश्चन बदल दिया गया है, तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि नहीं है? मतलब ऑटिस्टिक चिल्ड्रन की बात यहाँ पे हो रही है। तो देखिए, आपको मान लीजिए इस PECS का मतलब नहीं पता है, तो बट आपको ब्रेल का पता है और टेलर का ही पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में इसको किया है। तो ब्रेल लिपि भी आपके अंधों के लिए होती है और टेलर भी आपकी अंधों के लिए बेसिकली यूज होती है। बट जो आपकी PECS है ये आपके ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए यूज होती है। क्लियर? इसकी जो फुल फॉर्म है आप नोट कर सकते हैं, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। क्लियर? तो ये इसका क्या है? ये इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है। नोट नहीं की है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग
मे एक्ट एज अ प्राइमरी री इन्फोर्सर। ठीक है, तो प्राइमरी री इन्फोर्सर आपको बताना है। मतलब एक बच्चा है छोटा सा, जिसको सबसे पहले री इन्फोर्स किया जाए, मतलब प्राथमिक उसको पुनर्बलक आप क्या देंगे? क्लियर? तो देखिए, जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है ना, आप उसे उसकी तारीफ करें या फिर उसको वेरी गुड कहें, उस बात से उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप उसको टॉफी देते हैं, चॉकलेट देते हैं, उसको किसी और खाने की चीज़ का लालच देते हैं कि बेटा आप ऐसा करोगे तो मैं आपको ये दूंगा, तो वो ज़्यादा जल्दी जो है आपकी बात को मान लेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक बिस्किट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया एक प्रकार है, तो डिस्ग्राफिया क्या है? क्या है वो? तो एक प्रकार है आपका, किसका प्रकार है आपका? एक प्रकार है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट इस पर हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट गेव द थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। देखिए, मैंने जब टीजीटी का आपको पेपर करवाया तभी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है और देखिए पीआरटी वाले में ये क्वेश्चन आपके सामने आ ही गया। क्लियर? तो फर्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ से, फर्स्ट गेव द थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वाली वीडियो देखी है वो श्योर फॉर श्योर इस आंसर को बता सकते हैं, और जिन्होंने नहीं देखी है वो कंफ्यूज होकर कॉल पर आंसर कर रहे होंगे, जो कि आंसर आपका गलत है। राइट आंसर यहाँ पे है आपका प्याजे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मॉरल डेवलपमेंट की थियरी दी थी वो प्याजे ने दी थी। अगर फेमस की बात पूछें तो वो आपके कॉलबर्ग हैं। ठीक है, और प्याजे का फेमस कौन सा है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। क्लियर? आई होप आपको दोनों एस्पेक्ट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ क्लास ग्रुपिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। तो क्लास ग्रुपिंग कब होती है? तो देखिए, सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है 0 to 2, तो इसमें तो बच्चे को क्या ही फर्क पड़ता है ना? उसका कोई ग्रुप नहीं होता, उसका इनफैक्ट कोई फ्रेंड ही नहीं होता उसमें, है ना? बच्चा पूरा टाइम अपने फ्रेंड अपनी फैमिली में ही रहता है, उन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। बट प्री ऑपरेशनल में जब बच्चा धीरे धीरे जाता है, 2 से 6 ईयर की एज होती है, तो इसमें बच्चा अपने घर में अपने आसपास ही खेलता है। क्लियर? तो इसमें बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट नहीं करता है। बट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अगर हम बात करें 6 से 11 वर्ष की, इसमें बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, और यही वो स्टेज होती है जिसमें बच्चा क्लास ग्रुपिंग बनाता है। क्लियर? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये है वो क्वेश्चन जहाँ पे कह रहा है, हाँ, ये रहा, ये क्या कह रहा है आपसे? एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है। ठीक है, उसमें क्या था? उसमें था कि वो अपनी गुड़िया के कपड़े बदल रही थी डेली, वो लड़की। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट कर करके पूछता रहता है, बस थोड़ा सा घुमाव कर देता है उसमें। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो बच्चा जो कहता है माँ से, माँ आज सूरज उदास है, मतलब आज सूरज निकला नहीं है या फिर उतनी तेज रोशनी उसकी नहीं है। तो इस प्रकार की बात, मतलब बच्चा क्या समझता है इस बात से? बच्चा क्या समझता है? बच्चा इस बात से समझता है, कौन सा कॉन्सेप्ट है इसमें? एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? एनिमिज्म में बेसिकली क्या होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं आपकी, बच्चा उनको लिविंग थिंग समझता है। ठीक है, निर्जीव चीजों को वो सजीव समझता है। जैसे वो उस गुड़िया के डेली कपड़े चेंज कर रही थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि मेरी गुड़िया को भी डेली नहाना चाहिए, क्योंकि मैं डेली नहाती हूँ, मैं डेली कपड़े चेंज करती हूँ, तो इसको भी डेली कपड़े चेंज करने चाहिए। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द cognitive development theory of Piaget, in which of the following process children either modify or form a new schema based on new experience। तो देखिए, जब भी आपके सामने मॉडिफाई वर्ड आ जाता है, ठीक है, मॉडिफाई करना, चेंज करना, एडजस्ट करना, इस तरह के कीवर्ड्स आपको दिखाई दें, तो सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर आपका होता है अकोमोडेशन। क्लियर? और अगर कहीं पे भी आपको ऐड करने जैसा कुछ भी नजर आए कि उसने अपनी मेमोरी में ऐड कर लिया, उस चीज को ऐड करने जैसा कहीं भी आपको कॉन्सेप्ट नजर आए, तो वो होता है एसिमिलेशन। क्लियर? आई होप दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। जब आप अपनी नॉलेज में किसी भी चीज को ऐड करते हैं, जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं ये सारे आप ऐड करते जा रहे हैं, ये है आपका एसिमिलेशन। और कोई भी क्वेश्चन आपने देख लिया, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपने देखा और आपने देखा कि ठीक है, आपने उसको पढ़ा और उसने आपने उसको ऐड कर लिया, बट
अगली बार जब आपने पढ़ा तो उसमें कुछ एक नया चीज़ आपने उसमें सीखी, तो उसमें अपने ज्ञान में अच्छा इसमें ये भी होता है, तो उस चीज़ को आपने अपने ज्ञान में क्या किया, मॉडिफाई किया, अपने पहले वाले ज्ञान में उसको एडजस्ट किया कि हाँ, इस कॉन्सेप्ट में ये वाला कॉन्सेप्ट भी होता है। तो जब मॉडिफाई होता है, चेंज होता है, एडजस्ट होता है, तो ये एकोमोडेशन होता है, और जब हम ऐड करते हैं तो वो एसिमिलेशन होता है। क्लियर? तो आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, द अपर लिमिट्स ऑफ टास्क दैट अ लर्नर कैन सक्सेसफुली परफॉर्म विद द असिस्टेंस ऑफ अ मोर कंपोनेंट्स इंडिविजुअल इज टर्म एज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जो वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा होता है, ठीक है, जो जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से वो पूरा कर सकता है, उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है। क्लियर? मान लीजिए ये बच्चा है, ठीक है, और ये वो जगह है जहाँ तक उसे जाना है। क्लियर? तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको समझाया था कि जब बच्चा यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो ये जो क्षेत्र बनता है, इसे हम जेडपीडी कहते हैं। क्लियर? और ये जो प्रोसेस होता है यहाँ तक जाने का किसी दूसरे के द्वारा, इसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। बट यहाँ पे ये कह रहा है कि ये ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। क्लियर? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? संभावित विकास का स्तर। ठीक है, राइट आंसर इसका ये होगा। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाला था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको गलत भी किया होगा, तो आप गलती ना करें, इसको ध्यान से समझें, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। विच टर्म रेफर्स टू एक्स्ट्रा क्यूज designed to increase the chances of a students providing the correct answer to a question। मतलब आपको ये बताना है कि कौन से पद का तात्पर्य है कि एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से। तो देखिए जो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है ना, वो कहीं पे भी ऐसी बात नहीं करता कि आप सही उत्तर तक पहुंचे। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली होता है जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं आपके, गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं आपके, ठीक है, गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए होता है, ताकि वो डीपली जो है उसको एनालिसिस कर सकें। क्लियर? सजेशन यहाँ पे, सजेशन जैसी बात यहाँ पे कुछ हो नहीं रही है, तो राइट आंसर तक पहुँचने के लिए अगर हम बात करें तो संकेत दिया जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे प्रॉम्प्ट की बात हो रही है। क्लियर? तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे प्रॉम्प्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉडलिंग। मॉडलिंग इज बेस्ड ऑन, तो मॉडलिंग किससे संबंधित है? तो मॉडलिंग संबंधित है आपकी अल्बर्ट बंडूरा से, जिसकी थियरी का नाम है क्या? सोशल कॉग्निटिव थियरी। क्लियर? तो साथ साथ आप ये भी याद करते जाएं, और अगर आप रेगुलर हैं तो ये चीज़ें आपको होपफुली याद हो गई होंगी। तो देखिए अल्बर्ट बंडूरा से 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। अब यहाँ से आपसे पूछा रहा है ये कि अल्बर्ट बंडूरा जो है किस कौन सी थ्योरी के लिए जाने जाते हैं? तो अभी-अभी जस्ट बताया है किसके लिए जाने जाते हैं? सोशल लर्निंग के लिए जाने जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है ऑटिज्म। ऑटिज्म वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, तो देखिए हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है वो किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी आपके सैमुअल क्रिक के द्वारा। बट यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ऑटिज्म, एक पर्टिकुलर वर्ड की बात हो रही है, ऑटिज्म जो है वो सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? तो वो डिस्क्राइब किया था आपका कैनर ने। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका कैनर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात हो रही है। तो देखिए हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने इसका पूरा सीक्वेंस किया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अटेंशन होता है, रिटेंशन होता है, प्रोडक्शन भी होता है, बट प्रिपरेशन जैसी बात इसमें नहीं होती है। ये किस में है? ये आपका क्रिएटिविटी का कंपोनेंट है, एलिमेंट है। क्लियर? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ होगा। ब्रॉनफेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। तो किसके उदाहरण हैं? ये हैं आपके माइक्रो सिस्टम के। जो बच्चे से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं ना, जो पर्सन्स, वो माइक्रो सिस्टम में आते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और जो इनके रिलेशंस होते हैं ये आपके मैक्रो में आते हैं। एक्सो में वो होते हैं जो बच्चे को इनडायरेक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और क्रोनो में
बाकी जो सोशल रूल्स वगैरह आते हैं वो क्रोनो में आ जाते हैं। क्लियर? चारों शायद आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। तो देखिए हमने पिछली वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था, ठीक है। जो मतलब जो प्रीवियस ईयर में हमने इसको डिस्कस किया था कि इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं। एनेक्टिव होता है, आइकॉनिक होता है, सिंबॉलिक होता है, बट एक्रिलिक ऐसा कोई चीज इसमें नहीं होती है। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेयर एंड स्लोवे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है मेयर और स्लोवे के अकॉर्डिंग जो है कौन सा यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट नहीं है। तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेट करती है, परसेप्शन भी करता है, मैनेजमेंट भी करता है, बट कंस्ट्रक्शन जैसा कोई वर्ड इसमें रिलेट नहीं करता है और नहीं आपसे यहाँ पे पूछा था। तो राइट आंसर आपका कौन सा है? यही है। क्लियर? फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ये क्वेश्चन तो आप देखते ही बता सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, कॉलर्स रिसर्च विद सुल्तान सपोर्ट्स विद थियोरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे सुल्तान पर जो किया गया जो कॉलर का अनुसंधान अधिगम था, वो आपको बताना है कि किसकी पुष्टि करता है, किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। तो कॉलर को देखते ही क्लियर हो गया होगा किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इनसाइट थियरी की बात हो रही है, ठीक है। और ये किस संप्रदाय की बात हो रही है? ये संप्रदाय आपका गेस्टाल्टवाद, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड बेस्ट डिस्क्राइब्स। तो देखिए, जो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये होता किस स्टेज में है। तो देखिए, ये जो होता है आपका, ये होता है आपका अर्ली सेंसरी मोटर स्टेज में, ठीक है। कैसे? तो जो आपका 0 से 2 ईयर की एज होती है इस बच्चे की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, मतलब मान लीजिए 3 महीने का है, 6 महीने का है, तो जो पेरेंट्स हैं या फिर जो उसके रिलेटिव्स हैं, वो बच्चे के साथ खेलते हैं। उसका टॉय छुपा लेंगे कि कोको ले गई या फिर चिया ले गई, कुछ इस तरह से। तो बच्चा इतना इनोसेंट होता है इसमें कि मतलब उसकी आंखों के सामने से चीज़ हट गई, इसका मतलब वो उसके दिमाग से भी हट गई। मतलब वो उस चीज़ के लिए रोएगा नहीं, ठीक है? कोई भी एक्टिविटी वो उसके लिए नहीं करेगा। बट इसी एज के अंडर जब बच्चा 1.5 से 2 साल के आसपास तक आता है और तब आप बच्चे की कोई भी चीज़ उससे लेकर छुपा लेते हैं और आप कहते हैं कि चिया ले गई या कोको ले गई या कुछ भी, तो बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा और कहेगा कोई नहीं लेके गया, आपके पास ही और मुझे चाहिए। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। तो इस कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्ट परमानेंसी भी कहा जाता है। क्लियर? एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में ये भी बना था, ऑब्जेक्ट परमानेंसी किस एज में होती है? तो वो भी इस एज में होती है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड किस में होता है? वो भी इसमें होता है। क्लियर? तो दोनों एस्पेक्ट मैंने आपको समझा दिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर? नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। तो पेडागोजी और साइकोलॉजी के बीच की बात हो रही है यहाँ पे कि इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो किस पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए, पेडागोजी की बात हो रही है, साइकोलॉजी की बात हो रही है, तो ये कोई भी पॉजिटिव इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है आपकी किसकी? एजुकेशन साइकोलॉजी की। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? एजुकेशनल साइकोलॉजी होगा। क्लियर? नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग हैज बीन गिवन बाय। तो स्कैफोल्डिंग बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत बार प्रीवियस वीडियोस में भी। क्लियर? और अब भी मैं आपको जस्ट बताकर आई हूँ। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? वाइगोत्स्की। बिल्कुल बच्ची सा क्वेश्चन है, इजी पीजी लेमन स्क्विजी क्वेश्चन है। तो स्कैफोल्डिंग किससे रिलेट करता है आपका? वाइगोत्स्की से रिलेट करता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? थर्ड होगा। 29th क्वेश्चन इज, देखिए, एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्राइड ने क्या कहा है। तो देखिए, बालिका की बात हो रही है, ठीक है, लड़की की बात हो रही है। तो दो ही कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है, फ्राइड ने। जो आपका कौन सा है? एक तो इलेक्ट्रा है और एक ऑडिपस है। तो देखिए, इलेक्ट्रा नाम लड़की जैसा है, तो जब लड़की की बात होती है तो राइट आंसर आपका इलेक्ट्रा ही होगा। ऑडिपस आपका लड़के जैसा नाम है, तो ऑडिपस आपका लड़के के लिए है। जब लड़का अपनी माँ की तरफ अट्रैक्ट होता है तो ऑडिपस आता है, और लड़की अपने पिता की तरफ अट्रैक्ट होती है तो
इलेक्ट्रा आता है। क्लियर? दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट कहा है, माना था? ठीक है, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बिल्कुल फैक्चुअल है, तो इस पे ज़्यादा बात क्या ही करना। तो जॉन लॉक ने कहा था बच्चों को खाली स्लेट। ठीक है, सो 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको 30 के 30 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बहुत काम आएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें यदि आप अपना स्टेट क्लियर करना चाहते हैं। तो बहुत जल्द मैं आपके लिए पेडागोजी वाले सेशन भी लेकर आऊँगी, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करते हैं। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।